नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग बच्चन सिंह की एक सीरीज कर रहे हैं जो उनकी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम लोग अपनी क्लास के शुरुआत के सबसे पहले एक पंक्ति को पढ़ते हैं। तो हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति है जो ध्यान दीजिएगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा और उत्तर प्रदेश के कई एग्जामों में पूछा है। तो इसे ध्यान देंगे हम। पंक्ति है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झूके कुल सो जल पर संहित मनहु सुहाए। पुनः पंक्ति को सुनेंगे। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झूके कुल सो जल पर संहित मनहु सुहाए। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मित्रों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन देखा था जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक, जिसका चर्चा बच्चन सिंह ने अपने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भी किया। यह कथन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस कथन को हम पढ़ेंगे। क्या कि विचारधारा बदल चली थी। ठीक है, ये सारी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहा है कि विचारधारा बदल चली थी, उनके मन में देश हित समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। ठीक है, इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। ठीक, कि किसने दूर किया? तो भारतेंदु जी ने उसे दूर किया। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है? तो आप देखिए, ये जो नीचे आप आ जाइए, इसके देखिए बच्चन सिंह ने देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। पृष्ठ संख्या तक इन्होंने बता दिया है कि 450 से 451 पे यह कथन वर्णित है। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो मतलब देखिए इसका थोड़ा अर्थ हम लोग समझ जाए कि क्या कह रहे हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहने की विचारधारा बदल चली थी। ठीक है, अगर हम देखें रीति काल में कोई और विचारधारा, कोई और विशेषताएं, आधुनिक काल की कोई और विशेषताएं, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति विशेषता। ठीक है, तो मतलब क्या विचारधारा बदल रही थी। ठीक, उनके मन में देश हित समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। स्वाभाविक है, जब हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा की चर्चा वो करते हैं, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, तो वहां पे देश हित समाज हित की चर्चा आप देखते ही हैं। अब देखिए, काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे। ठीक है, समय के साथ क्या है, उनके जो भाव थे विचार थे कि ठीक है विदेशी यात्रा यात्रा हो सकती है, स्त्रियां पढ़ सकती हैं, ऐसे भाव तो आगे बढ़ ही रहे थे। हाँ, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। और जो है क्या, साहित्य पीछे पीछे ही पड़ा था। ठीक, अब देखिए इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे जीवन और साहित्य में जो विच्छेद हो रहा था उसको दूर करने का काम किसने किया? ठीक है, उन्होंने दूर किया, माने भारतेंदु जी ने। अब देखिए एक कथन ऐसे पूछता है कि इसे दे देगा, इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। और ऐसे आपसे लिख देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी ओर संकेत किया है। मित्रों, ऐसे भी प्रश्न आए हैं, तो आप प्रश्न की गंभीरता को समझते हुए, ठीक है, साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो आप प्रश्न को साथ साथ समझते चलिए कि प्रश्न कैसा, केवल पढ़ना नहीं है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इस पर भी ध्यान देना है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि भारतेंदु के कार्यों का लेखा जोखा अथवा उनके ऐतिहासिक रोल का आकलन करने के लिए उनके द्वारा संचालित प्रकाशित तथा संपादित 3 पत्रिकाओं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है मित्रों, आप देखिए अगर कह रहे हैं कि भारतेंद्र के कार्यों का आपको लेखा जोखा लेना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जाइए भारत सरकार का घंटी खटखटाइए और बताइए, कहिए कि साहब मुझे दीजिए भारतेंद्र जी का लेखा जोखा। नहीं मित्रों, आपको अगर इनके कार्य का लेखा जोखा लेना है तो आपको कवि वचन सुधा पत्रिका पढ़ना होगा, आपको हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका पढ़ना होगा, आपको हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधनी पत्रिकाएं पढ़नी होगी। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए कवि वचन सुधा की विशेषता आप ये जानिए कि ये 1868 में ये ऐसी पत्रिका थी जो मासिक भी थी, जो साप्ताहिक भी थी, जो पाक्षिक भी थी। ठीक है, तीन तीन विशेषता इसकी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, विदेशी जो विदेशी क्या वस्त्र थे उनके विरोध में कि भाई विदेशी वस्त्र ना पहनिए आप लोग। ठीक है,
विलायती कपड़े हैं उनके बहिष्कार का अपील किया गया इसमें। और देखिए रामविलास शर्मा ने जो है अपने भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में बड़ा स्पष्ट कहा कि यह प्रतिज्ञा पत्र, कौन सी प्रतिज्ञा, कवि वचन सुधा के विषय में लिखा कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। ठीक है। और ये जो है कवि वचन सुधा की प्रशंसा में लिखते हैं रामविलास शर्मा जी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें हरिश्चंद्र मैगजीन की, तो देखिए ये 1873 में मासिक यह भी था। ठीक है, मासिक तो यह भी था 1873 में, लेकिन ध्यान दीजिए ये मासिक भी था, पाक्षिक भी था और साप्ताहिक भी था। कहाँ से निकलता था? काशी से निकलता था। ये 1873 में। ठीक है, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हुआ 74 में, लेकिन यहाँ पे 73 ही दे रहे हैं। ठीक है, प्रमाणिक पुस्तक है तो विश्वास करिए उन पर। ठीक, अब देखिए कि पन्नों को उलटना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर किसी लेखक के विषय में जानना हो, उनकी कविताओं को जानना हो, उन्होंने क्या कार्य किया, तो सरकार के पास नहीं जाना है, आप उनकी जो रचनाएं है ना उनको पढ़िए। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि भाई क्या थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अब देखिए वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कहते हैं कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हो हे के सूल। मतलब जो अपना बीज मंत्र ये बना लेता है कि निज भाषा, मुझे निज भाषा में ही रचना करना है, ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि देखिए कभी पूछ सकता है कि ये किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपा था। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है कि चंद्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्यमय काव्य, प्राचीन वृत्त, राज्य संबंधी विषय, नाटक, विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना, संभूषिता। मित्रों हरिश्चंद्र चंद्रिका के ठीक है मुख्य पृष्ठ पर ये सारी बातें लिखी थी कि अगर मतलब आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा, अंग्रेजी में गद्य पद्य में काव्य। देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये नहीं पूछेगा क्या क्या लिखा था, ये कथन दे देगा। ठीक है, और पूछ लेगा ये किसके मुख्य पृष्ठ पर छपा था। ठीक, या तो फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन वंश पूछ सकता है, कहाँ से प्रकाशित हुई ये पूछ सकता है, और मासिक थी कि पाक्षिक थी कि साप्ताहिक थी। तो मित्रों यह मासिक थी, काशी से प्रकाशित। ये चीजें महत्वपूर्ण है। और अगर एग्जामिनर को कठिन करना होगा तो ये कथन दे सकता है कि किसके मुख्य पृष्ठ पर ये बातें छपी थी। मित्रों इसके आगे देखिए, जब हम लोग आगे आते हैं तो कह रहे इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब केवल लेख पाठ ही हो रहे थे, भाषा विज्ञान पे भी काम हो रहा था। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था। ठीक, क्या जिसे भारतेंद्र के सहयोगी बिहारी चौबे निष्पन्न कर रहे थे। मित्रों देखिए अब भारतेंद्र जी के एक सहयोगी बिहारी चौबे की बात आ गई। ठीक है, कभी प्रश्न बन सकता है कि ठीक है मानते हैं कि भारतेंद्र जी के समय में वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण तो चल रहा था, भारतेंद्र जी भी थे उसमें, लेकिन उनके कौन से सहयोगी थे, जब एग्जामिनर को प्रश्न कठिन करना होगा। ठीक, अब देखिए चौबे जी भाषा विज्ञान विषयक लेख भी लिख रहे थे। मित्रों चौबे जी केवल ऐसा नहीं कि ब्राह्मण थे तो केवल पूजा पाठ कराते थे, नहीं, विद्वान आदमी थे ये, भाषा विज्ञान विषयक लेख लिखने का कार्य कर रहे थे। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, आगे बड़ा शानदार लिख रहे हैं बच्चन सिंह जी की इंडियन एंटीक्वेरी टाइम्स आदि से संबद्ध प्रसंगों का चयन भी किया जाता था। ऐसा नहीं कि मतलब बस लेख पाठ चल रहे थे, काशी के विषय में ही बातचीत चल रही थी, वहीं के लोकल बातें हो रही थी, नहीं, मतलब बड़ी बड़ी जो टाइम्स पत्रिकाएं थी उनका भी जो है उनके प्रसंगों का चयन भी किया जाता था। ठीक है, ग्राउस ने जो हिंदी संबंधी वक्तव्यों पर विचार दिया, ठीक है, उस पर विचार विनिमय भी प्रकाशित होता था। अब देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी। इसको लगाइए इंपॉर्टेंट, और किताब लेके साथ में बैठे हैं तो रंगिए इसको। और ध्यान दीजिए, इस बात को फिर से ध्यान दीजिए कि कभी आपसे पूछ ले कि धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी किस पत्रिका में, कभी आपसे पूछे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की किस पत्रिका में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्टें छापी जाती थी, तो आपको सही उत्तर क्या लगाना है, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, अब देखिए मतलब हरिश्चंद्र मैगजीन में ये जानिए कि धर्म भाषा और
भाषा आदि विषय व्याख्यानों की रिपोर्ट, ठीक है। मध्य वर्गीय समाज पर विचार का कार्य उसी समय आरंभ हो गया था, ठीक है। मतलब जो है मध्य वर्गीय समाज, जो उनके विचार पर कार्य, ठीक है, वो अभी उसी समय आरंभ हो गया। अब देखिए, कानून की पुस्तकों के अनुवाद की योजना का प्रकाशन भी होता था। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाषा विज्ञान पे ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि धर्म भाषा पर ही काम हो रहा है, बल्कि क्या, कानून के पुस्तकों का अनुवाद पे भी काम चल रहा है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे पूछ ले, ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न हो जाएगा अगर ऐसे पूछ ले कि कानून की पुस्तकों के अनुवाद की योजना का प्रकाशन किस युग में होता था। ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो भारतीय युग में ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, इसके साथ साथ पुराने ढंग की कविताएं, समस्या पूर्तियां, भारतीय युग की सबसे बड़ी विशेषता, कई बार परीक्षा में पूछा कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता, ठीक। नायिक भेद, ये नायिका भेद होगा। पर क्रमशः लेख भी प्रकाशित होते हैं मित्रों। ऐसा नहीं कि केवल भाषा विज्ञान पे कार्य चल रहा है, केवल ग्राउस के हिंदी संबंधी वक्तव्यों पर विचार विनिमय हो रहा है, केवल इंडियन एंटीक्वेरी टाइम्स आदि प्रसंगों का चयन भी किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चौबे जी बस भाषा विज्ञान विषय लेख लिख रहे हैं मित्रों। उस समय कानून के पुस्तकों के अनुवाद के साथ साथ समस्या पूर्ति और न्याय का भेद पर भी काम चल रहा था। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं मित्रों। इनकी पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए कि मैं जो बातें बताया हूँ उनकी पत्रिका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इन्हीं के नहीं, जो भारतीय मंडत के जो लेखक थे, आप देखेंगे कि बहुत से लेखक जो है एक पत्रकार के रूप में है, चाहे वो बालकृष्ण भट्ट हो, वो चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो, यह सभी किस रूप में जाने जाते हैं, यह सभी एक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने पत्रों का संपादन भी किया। मित्रों आगे देखते हैं हम लोग कि उनकी पत्रिकाओं से साफ है कि गद्य के क्षेत्र में वे पूर्णतः आधुनिक थे, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि वो क्या है, गद्य के क्षेत्र में जब हम पत्रिका को पढ़ते हैं तो ये पता चल रहा है, जैसे बाला बोधनी को आप पढ़े तो पता चल रहा है कि स्त्री शिक्षा के लिए लिखा गया। तो आपको क्या पता चलता है कि वो आधुनिक है। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप मदिरा पी रहे हैं, ठीक है, आप पश्चिमी सभ्यता की जैसे कपड़े पहन रहे हैं तो आप आधुनिक है। नहीं, आधुनिकता का ये मतलब है कि आप स्त्री शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, आप भ्रूण हत्या का विरोध कर रहे हैं, तो वो मैं सच्चे अर्थों में तो वो आधुनिक व्यक्ति माना जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी, ठीक है। देखिए अब ये कथन मित्रों पूछ ले, ठीक है, जैसे फाल्गुन हरिश्चंद्र का जो राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि क्या, कविता में, ठीक है, कविता में इनका क्या है, संस्कार है तो गद्य में इनका विचार, यह कथन आया है। कभी आपसे यही पूछ ले कि गद्य के क्षेत्र में वो पूर्णतः आधुनिक थे तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी, देखिए मिलता जुलता, आपको लगेगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी होंगे, नहीं मित्रों, यह कथन है कि गद्य के क्षेत्र में वो पूर्णतः आधुनिक थे तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी, यह कथन होगा आदरणीय बच्चन सिंह का, ठीक है। अब देखिए, इनके मूलभूत कारणों की व्याख्या यथा प्रसंग आगे की जाएगी, ठीक है। इसके मूलभूत कारणों की जो व्याख्या है यथा प्रसंग आगे करेंगे। अब देखिए अगले पृष्ठ पर हम लोग आते हैं। कह रहे हैं कि अभी हम अपने को गद्य के विकास तक ही सीमित रखना चाहेंगे, ठीक है। बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं कि मतलब अभी मैं काव्य की बात नहीं करूंगा, मैं केवल गद्य पे विचार करूंगा। और एक कथन हमेशा ध्यान रखिएगा, यह जो कथन है कि क्या, कि गद्य के क्षेत्र में वो पूर्णतः आधुनिक है, ठीक है, गद्य के क्षेत्र में क्या आधुनिक है, लेकिन अगर काव्य में आप आइए तो वो परंपरावादी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन होने वाला है आगे की परीक्षाओं में। अब देखिए, अब देखिए हम लोग जो है अगले पैराग्राफ पे आते हैं कि गद्य को विविध विषयों की ओर ले जाने के साथ साथ उन्होंने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का परिहार करते हुए उसे नए विचारों की वाहकता के अनुरूप संस्कृत किया। मित्रों क्या किया इन्होंने, इन्होंने केवल ऐसा नहीं कि गद्य के विविध विषयों पर विचार किया, उसके साथ साथ क्या किया, जो पूर्ववर्ती गद्य थे उसके त्रुटियों का क्या किया, परिहार किया, ठीक है, विचारों की वाहकता के अनुरूप संस्कृत किया, ठीक। सन 1873 में उन्होंने स्वयं लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1973 ईस्वी। मित्रों यह प्रश्न पीजीटी 2013 में भी आया, ठीक है, लेकिन वहां पे जो है राम
चंद्र शुक्ल ने भी इस बात की चर्चा की है। ठीक है, यह तो मतलब ऐसे लिख लीजिए कि हिंदी नए चाल में ढली कब, 1873 ईस्वी में। हिंदी नए चाल में ढली कब, 1873 ईस्वी में। ये मान लीजिए आप कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, किसे हरिश्चंद्री हिंदी, जैसे पूछ ले कि किसे हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है, तो हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, इसी को जो है हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। मित्रों आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये सारी बातें चल रही हैं, मतलब एक एक शब्द से, शब्द नहीं एक एक वाक्य से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए, भारतेंदु हिंदी गद्य के संबंध में राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिवादों से बचते हुए मध्यम मार्ग के पक्षपाती थे। अब यही कथन आपको परीक्षा में पूछ ले कि भारतेंदु हिंदी गद्य के संबंध में राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिवादों से बचते हुए, ठीक है, क्या है, मध्यम मार्ग के पक्षपाती थे। ठीक है, वो मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। मित्रों, अब जैसे आपके विचार में आया होगा कि राजा शिव प्रसाद सिंह का क्या विचार था, राजा लक्ष्मण सिंह का विचार क्या था। तो देखिए, राजा शिव प्रसाद का विचार क्या था, ये आम, ठीक है, आम फाम भाषा को महत्व देते हैं, जिसका मतलब क्या है कि थोड़ा उर्दू की ओर जो हिंदी झुकी है उसको। लेकिन लक्ष्मण सिंह नहीं, ये कहते हैं ना ना भैया, मुझे तत्सम शब्द चाहिए। ठीक है, मैं तत्सम शब्दों का पक्षपाती हूँ, मुझे आम फाम नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यह मध्यम मार्ग केवल मेल जोल की भाषा ही लेकर नहीं आया, उसने भाषा को सजीव बनाकर लेखक और पाठक के बीच आत्मीय रिश्ता भी जोड़ा। ठीक है, जैसे क्या कि जब हम क्या बीच का रास्ता निकालते हैं, जैसे अभी हमें क्लास लेना हो, ठीक है, तो हम जब व्यवहारिक बातें करें और कुछ हिंदी की बातें करें तो हम कनेक्ट ज्यादा कर पाएंगे। वही बात बच्चन सिंह भी बता रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए, जब मध्यम वर्ग केवल मेल जोल की भाषा ही लेकर नहीं आया, ठीक, ये जो मध्यम मार्ग था केवल मेल जोल की, बल्कि क्या हुआ, उसने भाषा को सजीव बनाकर लेखक और पाठक के बीच आत्मीय रिश्ता जोड़ा। ठीक है, अभी हम केवल यहाँ पे तत्सम शब्दों को छांटे तो क्या आप मेरे साथ तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे, सामंजस्य बन ही नहीं पाएगा। आपको लगेगा ओहो, ये तो जेएनयू वाले भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इस भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक, ये तो बड़का विद्वान बन रहे हैं। ठीक है, नहीं, जब हम लोग व्यवहारिक चीजों को समझेंगे, ठीक है, व्यवहारिक चीजों को समझेंगे तो चीजें क्या है, समझ में आएंगी हमें। ठीक, अब देखिए, आचार्य शुक्ल हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल की भाषा शैली की स्वच्छंदता, चपलता और उमंग पर मुग्ध हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल क्या है, आचार्य शुक्ल हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल की भाषा शैली की स्वच्छ, जो आचार्य शुक्ल हैं, वह हरिश्चंद्र और उनके मंडल की जो भाषा शैली की स्वच्छंदता है, चपलता है, उमंग पर मुग्ध है। कौन, आचार्य शुक्ल जी। यह उमंग जितनी भाषिक है उतनी ही सामाजिक भी। ठीक है, जितना यह भाषिक है उतना ही क्या है, सामाजिक भी है। ठीक है मित्रों, अब देखिए हम लोग आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। और हम लोग ये लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये। हम इसमें जानेंगे कि जो भारतीय मंडल के लेखक कौन कौन से लोग थे, और इससे हम प्रश्न भी आपको बताने वाले हैं कि एक बार काशीनाथ खत्री को दिया था कि किस युग के लेखक है। ठीक है, भारतीय युग के लेखकों को पूछा था नेट में, और उसमें काशीनाथ खत्री भी दिया था। और लोग क्या है जो नहीं ध्यान दिए होंगे, सो ये तो नाम सुना ही नहीं हो। ठीक है, और यही सही उत्तर था। उसमें ऐसे छांटना था प्रश्न को। अब देखिए, भारतेंदु का व्यक्तित्व अपनी उदारता, गुण ग्राहकता आदि के कारण इतना आकर्षक और लोकप्रिय था कि उनके आसपास लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। ठीक है, जैसे आप उदार हैं, आपका व्यक्तित्व तो उदार है। ठीक है, आपके अंदर गुण है। ठीक है, लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो आपके आगे पीछे हैं, लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को। ठीक है, तो क्या है, वही लोग सुनेंगे जो आपकी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, आप अगर साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो साहित्य की बातें साहित्य का विद्यार्थी अच्छे से सुन सकता है, जिसको लगेगा कि भाई एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्या होगा, आपके पास साहित्य के जितने कंपटीटर हैं वो आ जाएंगे आसपास। ठीक है, अब लेकिन देखिए, जब एक लेखक है, ठीक है, उसके अंदर उदारता है, तो लेखक का जो एक अच्छा खासा मंडल होगा वो आपके आसपास खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब वही बात कह रहे हैं उनमें। अब ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक, क्या कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतीय मंडल के लेखक हैं। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र
बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी मित्रों, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। स्वयं भारतेंदु अपने परिवेश को अंतर प्रांतीय बनाना चाहते थे। चंद्रिका के सहायक संपादकों में, ठीक है, देखिए चंद्रिका जो हरिश्चंद्र चंद्रिका उसके सहायक संपादकों में, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, आज हम लोग देख रहे हैं क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। बंगाल दामोदर शास्त्री, बिहार राधा कृष्ण, लाहौर नवीन चंद्र राय, पंजाब आदि का नाम छपता था। मतलब समझ है, चंद्रिका के तो मुख्य संपादक हुए लेकिन सहायक संपादकों में इन सभी लोगों का नाम, ठीक है, छपता था। अब देखिए इसमें भारतेंदु के व्यापक भारतीय दृष्टिकोण का पता चलता है, ठीक है। जो भारतेंदु का व्यापक दृष्टिकोण है, ठीक है, इस इन सारे बातों से स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि क्या थी, व्यापक थी। मित्रों आइए हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान देते हैं कि जो है कभी ऐसे देता है ना कि लेखकों को दे देगा, ठीक है, भारतेंदु के लेखकों को दे देगा और कहेगा कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या काल क्रमानुसार ऐसे टेक्निकल वर्डों का यूज करके कहेगा कि फिक्स करिए भाई, आए हैं टीचर बनने तो करिए फिक्स। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, देखिए प्रेमघन का जन्म कब हुआ, ठीक, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ, इन सब बातों को हम लोग बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर आपके पास पेन हो कॉपी हो, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके जीवन को बदल सकता है। कई बार पूछा हुआ है, देखिए 1855, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ 1855, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ 1856, इनका जन्म कब हुआ 1844, 1844, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी, ठीक। अब देखिए अंबिका दत्त व्यास 1858, जो, और उसके बाद देखिए राधा चरण गोस्वामी नौ भक्तमाल वाले, ठीक है, इनका जन्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा क्या 1859, 1859। इनका मोहनलाल विष्णु लाल पांडे का जन्म मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए काशीनाथ खत्री नहीं पता है, यह बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। देखिए अब राधा कृष्ण दास, देखिए ध्यान देना होगा, जिस दिन दोनों विकल्प में दिया और काल क्रमानुसार, कौन दोनों, राधा कृष्ण राधा गोस्वामी, तो ध्यान रखिएगा क्या, इनका जन्म हुआ 1865 में, ठीक है, कब हुआ 1865 में, लेकिन राधा चरण गोस्वामी का आपसे जन्म पूछे तो 1859 में। मतलब जिन, देखिए राधा चरण गोस्वामी अगर पूछे, तो 1859, राधा कृष्ण दास पूछे, वही सती प्रताप वाले, तो आप क्या लगाएंगे 1865। अगर राधा कृष्ण दास की रचना को पूछे, ठीक है, राधा कृष्ण दास की रचना को पूछे तो क्या लगाएंगे आप, पहले तो इनका भारत 12 मासा, कई बार परीक्षा में आया कि भारत 12 मासा किसकी रचना है, ठीक है, ये इनका काव्य था भारत 12 मासा। और एक देश दशा भी इनका है, देश दशा। अगर आपसे नौ भक्तमाल पूछे, नौ भक्तमाल पूछे तो राधा चरण गोस्वामी पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास की रचनाओं पर यदि बात करें हम तो पावस पचासा, शु कवि सई हो री बिहारी बिहार। प्रताप नारायण मिश्र के पूछे जो इनकी प्रेम पुष्पावली है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे प्रेम प्रेम शब्द का यूज हमारे आदरणीय भारतेंद्र जी कई बार करते हैं, तो लोग क्या है धोखा खा जाते हैं, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे, आप गंभीर विद्यार्थी हैं। पुष्प ध्यान रखिए, पुष्पावली, ठीक है, तो प और प्रताप नारायण मिश्र ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी रचना, हाँ ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचना है, अगर हम बात करें ठाकुर जगमोहन सिंह की, तो क्या इनकी रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह, हाँ यहाँ मिल गए ठाकुर जगमोहन सिंह। देखिए इनकी रचनाओं पर यदि बात करें तो ये जो इनका श्याम लता, श्याम सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, कई बार परीक्षाओं में पूछा कि प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, ठीक है, श्याम लता किसकी रचना है, तो ये सारी जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का है। अब बच कौन रहे हैं, बच रहे हैं आपके आदरणीय प्रेमघन जी। तो प्रेमघन जी का गया है जीर जनपद, कई बार पूछा है, ठीक है। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, देखिए मयंक महिमा इनका है, लेकिन मयंक मंजरी जो है वो किसका है, किशोरी लाल गोस्वामी का है, ठीक है। इन सब बातों पे हम ध्यान रखें। लालित लहरी भी इन्हीं का है, ठीक। तो मतलब हम लोगों ने देखिए
केवल किताब के साथ-साथ हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देखा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको विश्वास ना हो तो ये लास्ट के 10 मिनट को सुन के आप भारतीय युग को जाइएगा सॉल्व करने। आपको ढेर सारे प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न, नहीं तो विकल्प में आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे, ठीक है? आप विकल्पों को छाँट के भी हल कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।